हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि टैली में जीएसटी को कैसे अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती कई करों, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ली है। इन सभी करों की जगह अब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लिया जाता है। जीएसटी के आने से उपभोक्ताओं पर कर का भार भी कम हुआ है। साथ ही पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है और कर चोरी की समस्या भी कम हुई है। तो ये तो जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी। क्योंकि ये वीडियो आपका टैली से संबंधित है तो इसलिए इसमें ज़्यादा जीएसटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ उतनी ही करेंगे जितने में हमारा टैली में काम चल जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जीएसटी कितने प्रकार से ये अप्लाई किया जाता है। एक तो होता है आईजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तथा एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं जीएसटी को कब और कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि आईजीएसटी कब अप्लाई करना है, सीजीएसटी कब अप्लाई करना है और एसजीएसटी कब अप्लाई करना है। आईजीएसटी अप्लाई तब किया जाता है जब हम बिक्री और खरीद दूसरे राज्य से कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में है और हम मध्य प्रदेश या अन्य किसी राज्य से सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं दूसरे राज्य के लोगों को, तो ऐसे केस में हम अपनी इनवॉइस पर आईजीएसटी को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं वो दोनों एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। ये तब अप्लाई किए जाते हैं जब बिक्री और खरीद एक ही राज्य में की जा रही हो, यानी कि आप जिस राज्य में आपकी कंपनी है उसी राज्य के कंज्यूमर्स या जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको सामान बेचती है और वहीं से खरीदती है। तो ऐसे केस में ये कंपलसरी नहीं है कि वहीं से खरीदे, यानी कि अगर वो लोकल कोई भी परचेज कर रहा है, लोकल सेल कर रहा है, तो उस केस में आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी को ही लगाना होगा। लेकिन वही कंपनी अगर बाहर से कोई सामान लेके आ रही है दूसरे राज्य से, तो उस इनवॉइस पर आपको आईजीएसटी लगाना होगा। और अगर आप बाहर के किसी व्यक्ति को बेच रहे हैं तो आईजीएसटी लगाना होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एसजीएसटी और सीजीएसटी तब अप्लाई होते हैं जब हम अंतर्राज्यीय सेल और परचेज करते हैं, यानी कि एक ही राज्य में जब हम सेल और परचेज करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाते हैं। वहीं आईजीएसटी तब अप्लाई किया जाता है जब हम इंटर स्टेट सेल और परचेज करते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय सेल और परचेज के लिए उसे अप्लाई किया जाता है। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आईजीएसटी के 50% होते हैं। अगर आईजीएसटी का रेट 18% है तो सीजीएसटी आपका 9% और एसजीएसटी भी 9% लगेगा। आइए जानते हैं टैक्स स्लैब जीएसटी के अंदर में कौन कौन से टैक्स स्लैब होते हैं और किस तरीके से उन्हें अप्लाई किया जाता है। तो जीएसटी में अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा गया है, अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग तरीके के टैक्स स्लैब में रखा गया है। यहाँ पर कुछ टैक्स स्लैब हैं। एक है 0% टैक्स स्लैब जिसमें 0% या निल बोलते हैं। एक होता है 1/4% या फिर 0.25%। एक होता है आपका 3% का, एक होता है 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। ये आपके टैक्स स्लैब हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं रखी गई हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि अगर हमें टैक्स के बारे में जानकारी करनी हो कि हम ये जो टैक्स है, यानी कि जो हम ये कैसे पता करें कि किस आइटम पर 0% टैक्स है, किस आइटम पर 0.25% टैक्स है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं ऑथराइज साइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की साइट है, जहां पर जाके आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट को किस रेट में रखा गया है, किस टैक्स स्लैब में रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं हम जीएसटीआईएन की। जीएसटीआईएन, जब भी कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराती है कंपनी तो इसे एक नंबर दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम जीएसटीआईएन। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये प्रत्येक कंपनी का जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए एक यूनिक नंबर होता है। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब हमें मिलता है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं जीएसटीआईएन में टोटल 15 डिजिट हैं। 15 में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक कोड दिया गया है, 2 अंक का होता है, 01 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका कोड होते हैं जो स्टेट कोड है। जैसे यहाँ पर 09 लिखा है, ये यूपी के लिए स्टेट कोड है। उसके बाद 10 डिजिट जो होते हैं, यानी कि 3 नंबर के डिजिट से लेके 12 नंबर के डिजिट तक, वो बिजनेस के पैन कार्ड से संबंधित होते हैं, बिजनेस के पैन के होते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट नंबर के होते हैं।
उसके बाद जो अगला डिजिट होता है यानी कि 13वां जो डिजिट होता है वो ये दिखाता है कि इस सेम पैन कार्ड पर इसी राज्य में कितनी जगह पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, कितनी जगह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जैसे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन लिया गया है इसी पैन कार्ड पर इसी राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट जो जेड होता है, नेक्स्ट जो लेटर है वो डिफ़ॉल्ट है और ये फिक्स है अभी के लिए। भविष्य में आगे इसका यूज़ दूसरा बदल सकता है, दूसरा यूज़ किया जा सकता है, तो इसके लिए इसे फिक्स रखा गया है जेड। उसके बाद जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है आपका चेकसम डिजिट। ये आपका 0 से 1 से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 9 तक ये आपके डिजिट चलते हैं। उसके बाद 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, इस तरीके से चेकसम डिजिट में रखा जाता है। ये चेकसम डिजिट बाकी के जो 14 डिजिट हैं इनसे ही निकाला जाता है। इसका एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके थ्रू इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हमारा GSTIN के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नेक्स्ट रहेगा हमारा HSN नंबर जो होता है वो क्या होता है। HSN के बारे में हम लोग जानेंगे। तो HSN कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम फॉर न्यूमेनक्लेचर, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। ये आपको याद रखना है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा विकसित किया गया था। यह एक 6 अंकी एक समान कोड है जो 5000 से अधिक उत्पादों को वर्गीकृत करता है। यह पहली बार 1988 में लागू किया गया था। इसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। ये सभी जगह दुनिया भर में ये प्रत्येक प्रोडक्ट को एक कोड दिया गया है और उसी के आधार पर उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि अभी जब हम GST अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये आखिरकार ये HSN नंबर हम डाल रहे हैं क्या है, क्यों है। तो वो सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। GSTIN के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम बेसिक जानकारी सिर्फ आपको GST के बारे में दे रहे हैं। नेक्स्ट अब जानते हैं हम HSN में जो डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, कौन से डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 6 डिजिट का HSN कोड दिया गया है जिसमें 84, 71, 60 है। यहाँ पर जो 84 है वो आपके चैप्टर की संख्या को दर्शा रहा है कि कौन से चैप्टर में कौन सा चैप्टर नंबर है 84। और उसके बाद 71 ये दिखा रहा है कि उस चैप्टर में कौन से नंबर की हेडिंग है, ये 71 नंबर हेडिंग है। उसके बाद 60 ये दर्शा रहा है कि 71 हेडिंग के अंदर कौन सी सब हेडिंग में इस प्रोडक्ट को क्लासीफाइड किया गया है, तो ये 60 है। तो इस तरीके से आपका होता है ये HSN कोड डिवाइडेड होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहले 2 डिजिट चैप्टर संख्या को दर्शाते हैं, अगले 2 डिजिट हेडिंग संख्या को दर्शाते हैं और अगले 2 डिजिट सब हेडिंग की संख्या को दर्शाते हैं। तो इसे आपको याद रखना है जिससे कि आगे आपको समस्या ना हो। आपको और भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं। HSN कोड को कब और कैसे अप्लाई करते हैं। HSN कोड प्रोडक्ट पर अप्लाई करते समय कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 0 से लेकर 5 करोड़ तक का है तो आपको सिर्फ 4 डिजिट HSN कोड को अप्लाई करना होता है। 4 डिजिट HSN कोड को अप्लाई करना है और वो भी आपको B2B के लिए कंपलसरी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो इनवॉइसेस हैं उनके लिए कंपलसरी है। और अगर आप चाहें तो B2C पर भी दे सकते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है 0 से 5 करोड़ तक का अगर आपका सालाना टर्नओवर है तो। इसके अलावा अगर आप 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखते हैं तो आपके लिए 6 डिजिट HSN कोड कंपलसरी होता है, चाहे आपके द्वारा B2B में किए जा रहे हों ट्रांजैक्शन या B2C में किए जा रहे हों। सभी ट्रांजैक्शन पर आपको 6 डिजिट HSN कोड दिखाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कब कौन सी बिजनेस में हमें HSN कोड डालने की ज़रूरत होती है। HSN कोड आपके प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जाता है, जो भी आप स्टॉक आइटम बनाते हैं उस पर आपका HSN कोड अप्लाई होता है। चलिए अब जानते हैं कि GST को हम टैली में कैसे एक्टिवेट करते हैं और किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। अगर आप टैली ERP 9 का यूज़ कर रहे हैं तो आप कंपनी बनाने के बाद GST को एक्टिवेट करते हैं और GST एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 बटन दबाना है, जिससे आपका कंपनी फीचर्स की स्क्रीन आ जाएगी। और कंपनी फीचर्स की स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिनमें एक होता है आपका अकाउंटिंग इन्फो से संबंधित, अकाउंटिंग फीचर्स से संबंधित, एक होता है इन्वेंट्री फीचर्स से संबंधित और एक ऑप्शन होता है आपका स्टेटरी एंड टैक्सेशन से संबंधित। तो आपको क्या करना है, टैक्सेशन के लिए कीबोर्ड से F3 बटन दबाना है। टैक्सेशन के लिए F3 बटन दबाना है या टैक्सेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, उस पर इंटर दबाना है। तो वैसे ही आपका टैक्सेशन वाला स्क्रीन, टैक्सेशन से संबंधित फीचर का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, या फिर आप F3 दबा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके की कुछ स्क्रीन आपकी ओपन होके आएगी जब आप F3 बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
इसमें आपको यस करना है। सेम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर भी आपको यस करना है। जैसे ही आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल करेंगे वैसे ही आपको अगली स्क्रीन एक और दिखाई देगी जीएसटी डिटेल्स के लिए। इस तरीके का कुछ स्क्रीन आएगा जिसमें आपको जीएसटी का डिटेल फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ रहा होगा क्योंकि आपने जो स्टेट में कंपनी स्टेबलाइज की है, जब एड्रेस डाला है तो वहीं से उठा लेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप को यहाँ पर आपको डालना है रेगुलर, और उसके बाद आपको एसेस ऑफ अदर टेरिटरी इसको नो कर देना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है वहाँ पर आपको डेट दिखा देना है। जीएसटी आपका कब से एप्लीकेबल है ये आपको यहाँ पर दिखा देना है। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट में आपको भरना है GSTIN नंबर। ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको भरना है GSTIN नंबर। तो आप एक उसका फॉर्मेट याद रखिएगा कुछ इस तरीके का, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लिए 09 स्टेट कोड होता है। और उसके बाद फिर जो हमारा पैन कार्ड का नंबर होता है उसमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। 5 अल्फ़ाबेट पहले आते हैं, फिर 4 डिजिट होते हैं, फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट होता है, फिर उसके बाद एक डिजिट होता है। ये आपका इतना तो हो गया पेन। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितने, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था GSTIN, जिसमें जो ये डिजिट होता है ये बताता है कि कितनी जगह पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, इसी स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन है इसी पेन पर, वो नंबर डाल दिया जाता है। और उसके बाद आपको भरना होता है एक फिक्स डिजिट जो Z है, और उसके बाद फिर आपको चेकसम डिजिट डालना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का डाल दिया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको GSTIN नंबर यहाँ पर भर देना है। GSTIN भरने के बाद आप एंटर दबा देंगे, और चाहें तो आप यहीं से आप सेव करके बंद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेंजमेंट कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट अल्टर GST डिटेल में कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यस करेंगे तो आपको जीएसटी की डिटेल को अल्टर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको नो कर दें। अगर आप प्रोडक्ट पर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप जीएसटी रेट सेट करते हैं तो वो आपके किसी भी प्रोडक्ट जिस पर भी आप डायरेक्टली वहाँ पर जीएसटी सेट नहीं कर रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट पर यहीं से सेट हो जाएगा और उन पर यहीं का रेट काम करेगा। यानी कि ये कंपनी लेवल पर हम जीएसटी सेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जीएसटी को सेट कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप पर। आपने इन्वेंट्री में पढ़ा है स्टॉक ग्रुप क्या होता है। और उसके बाद हम सेट करते हैं स्टॉक आइटम पर। तो इस तरीके से 3 जगह पर हम जीएसटी को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब अगर आप स्टॉक आइटम पर जीएसटी को सेट करते हैं तो जीएसटी आइटम पर जो भी आइटम पर स्टॉक जो भी रेट आपने सेट किया है, जीएसटी रेट सेट किया है, तो वो वर्क करता है, ना कि स्टॉक ग्रुप वाला। भले ही ये आइटम इसी स्टॉक ग्रुप में हो, लेकिन अगर आपने स्टॉक ग्रुप पर लगा रखा है तो आपके कंपनी लेवल का वर्क नहीं करेगा, बल्कि आपके स्टॉक ग्रुप लेवल का जो भी आपने जीएसटी रेट सेट किया है वो वर्क करेगा। और कंपनी लेवल का तब करता है जब आपने ना तो स्टॉक ग्रुप पर लगा रखा है ना ही स्टॉक आइटम पर लगा रखा है, तो आपका जो जीएसटी रेट वर्क करेगा वो आपका कंपनी लेवल का करेगा। चलिए जानते हैं कि अगर हमें टैली प्राइम में यही करना हो, जीएसटी को एक्टिवेट करना हो, तो कैसे करेंगे। अगर आपने पहले कंपनी बना ली है और कंपनी में आपने जीएसटी को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो आप किस तरीके से जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है त्रिशा ट्रेडर्स के नाम से। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है, तो अगर इस पर जीएसटी अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से दबाएंगे F11 बटन। जैसे ही F11 बटन दबाते हैं वैसे ही एक स्क्रीन हमें दिखाई देती है जिसमें कंपनी फीचर्स से संबंधित है। और यहाँ पर हमें डिटेल दिख रहा है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, यस। यहाँ पर इन्वेंट्री को हमने नो कर रखा है तो इन्वेंट्री को भी हम यस कर लेंगे, यस कर दिया। और नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर देते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी हमें यस करना है। जैसे ही हम यस करते हैं तो वैसे ही ये डिटेल पूछने लगता है, इससे संबंधित आपके जीएसटी से संबंधित डिटेल्स को पूछने लगता है। तो आपका कंपनी कहाँ पर है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टाइप पूछ रहा है, कंपोजिशन मोड में कर रखा है या रेगुलर में कर रखा है, तो हमने रेगुलर में करा रखा है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एसेस ऑफ अदर टेरिटरी, ये आपको नो रखना है क्योंकि हम किसी अन्य टेरिटरी पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ स्टेट्स में वर्क करना है। इसके बाद जीएसटी डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रही है तो उसका डेट देना है आपको। तो आपका जो कंपनी में जब से आपकी कंपनी वर्किंग में आई होगी तब से वो दिखाएगा, क्योंकि तभी से आपका वर्किंग में रहेगा। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 दिखा रहा है, तो आप इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं GSTIN नंबर डालता हूँ, जैसे 09 उत्तर प्रदेश के लिए कोड है। उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट्स और उसके बाद 4 डिजिट्स। ये पैटर्न होता है, पैटर्न आपको याद रखना है जिससे GSTIN आपका मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिजिट डालते हैं जो कितने रजिस्ट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिक्स डिजिट, और उसके बाद फिर कोई भी हमारा लेटर रहेगा, जो वैसे तो ये चेकसम लेटर होता है, इसको निकालने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उससे निकाला जाता है। अगर ये सही होगा तो कंप्यूटर सही दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पर रॉन्ग का मैसेज दिखा देगा। जैसे यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, तो यानी कि जो चेकसम डिजिट हमने डाला है वो रैंडम है, वो सही नहीं है, इसलिए दे रहा है। तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही बना रहने देते हैं और एंटर दबा के आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1। जीएसटी R1 जो आप जमा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पीरियोडिसिटी रखेंगे, किस अवधि में आप जमा करना चाहते हैं, आप मंथली जमा करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं, तो आप मंथली या क्वार्टरली अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस में चल रहा हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आना है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो अगर आप कंपनी लेवल पर जीएसटी को लगाना चाहते हैं तो इसे आप यस कर देंगे। चलिए मैंने यस कर दिया। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी में क्या करना है, टैक्सेबल दिखाना है, हमारा प्रोडक्ट टैक्सेबल है, और उसके बाद यहाँ पर आपको रेट डाल देना है। मान लीजिए हम जो ज़्यादातर प्रोडक्ट है जो हम जिस पर डायरेक्ट आइटम पर नहीं लगाएंगे वो हमारा 18% की रेंज में आता है, तो हमने 18% डाल दिया और उसके बाद इंटर कर दिया और कंट्रोल ए दबा के हमने इसे सेव कर दिया। और उसके बाद एक और बार कंट्रोल ई करेंगे जिससे हमारा ये डिटेल सेव हो जाएगी। हमारा डिटेल सेव हो गया, हमारा यहाँ पर टैक्स एक्टिवेट हो गया है। मैंने आपको पीछे टैली ERP9 का भी बताया है और साथ ही साथ टैली प्राइम पर भी बताया है किस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कुछ लेजर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। कुछ कॉमन लेजर्स आप पहले से बना लें। तो यहाँ पर लेजर्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है, सी दबाया और उसके बाद लेजर्स के लिए L दबाया और देन आपको लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आप लेज़र क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने एक लेज़र क्रिएट कर दिया परचेज़ का, यहाँ पर परचेज़ का लेज़र कर लेते हैं और परचेज़ का लेज़र रहता है आपका परचेज़ में, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, बाकी की कोई डिटेल्स हमें नहीं भरनी है। इसके बाद सेल्स का लेज़र बना लिया, और यहाँ सेल्स का लेज़र सेल्स के अंडर ग्रुप में रहता है, तो सेल्स का लेज़र सेलेक्ट अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल ई करके सेव कर देते हैं। इसके बाद सेम हमें एक कैपिटल का बनाना है, तो हमने कैपिटल का लेज़र बना लिया, कैपिटल का लेज़र बना लेते हैं और ये रहता है अंडर ग्रुप कैपिटल में, तो हमने कैपिटल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल ई कर दिया, सेव कर दिया। तो ये हमारा कैपिटल का बन गया, सेल और परचेज़ का बन गया। इसके अलावा हम टैक्स के लिए भी लेज़र बना लेते हैं जिससे हम टैक्स अप्लाई करेंगे। एक रहेगा हमारा IGST का, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, और ये हमारे रहते हैं जो टैक्स के लेज़र होते हैं वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने ड्यूटीज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर GST को लगाया, और GST में ये पूछ रहा है कि किस टाइप का GST है, सेंट्रल, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है। यहाँ पर परसेंटेज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ई कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम CGST के लिए बना लेते हैं। CGST डाला और CGST भी हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा। कोई भी आपका टैक्स रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुप में रहता है। इसके बाद हमने बताया ये GST है और GST में बताया ये कौन सा GST है, सेंट्रल टैक्स CGST है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सेंट्रल हो गया, कंट्रोल ए दबाया, सेव हो गया। उसके बाद फिर हम बना लेते हैं SGST के लिए लेज़र, SGST लिखा, इसके बाद ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखा, उसके बाद यहाँ पर GST सेलेक्ट करते हैं और स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए दबा देते हैं, जिससे हमारे ये लेज़र्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं बैक और एक बाउचर एंट्री कर लेते हैं जिसमें हम कंपनी में कैश आ जाए, जिससे हमारी कंपनी में कैश आ जाए। तो हमने यहाँ पर V दबाया और एक बाउचर एंट्री कर देते हैं रिसिप्ट वाउचर से। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कंपनी का जो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड है, जो यहाँ पर करंट पीरियड है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, और जो हमारा GST आया था वो 1 जुलाई से आया था। तो हम यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, जुलाई की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 1 जुलाई 2017 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इसको हम रखते हैं 1/4/2017। ठीक है, 1/4/2017 से इसे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। सेम है, जब हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2017 नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम डेट डालते हैं 1, और जुलाई के बाद चालू हुआ था तो जुलाई का या अगस्त का डाल देते हैं 1/8/2017। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगस्त से चालू हो गया। तो हमारा जो हमारा GST था, GST जब से लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, तो उसके बाद में ही रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, तो हमने 1 अगस्त 2017 यहाँ पर दिखा दिया, या फिर आपका न्यू डेट में दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 से पहले की डेट आप नहीं डाल सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पर आपका टैक्स जीएसटी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, जीएसटी लागू नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं बाउचर में और F6 दबाते हैं रिसिप्ट बाउचर के लिए, और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कैश, और कैश के बाद यहाँ पर करेंगे कैपिटल, क्योंकि कैश और कैपिटल के बीच की एंट्री है। कैश हमारे पास आया है बाई कैश टू कैपिटल, और यहाँ पर हमने दिखा दिया। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख रुपए से, तो यहाँ पर 15 लाख डाल दिया और इसके बाद इसे सेव कर दिया। तो ये हो गया हमारा रिसीप्ट की एक एंट्री होगी, हमारे पास कैश आ गया कंपनी में। इसके बाद हमें ज़रूरत है आइटम्स की, तो हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ आइटम्स। और आइटम क्रिएट करने से पहले मैंने बताया था आपको, स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आपको स्टॉक यूनिट और स्टॉक ग्रुप आपको कंपलसरी होता है क्रिएट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टॉक यूनिट पहले क्रिएट कर दे रहा हूँ, जैसे हमने दे दिया PCS, ठीक है, पीसेस के लिए, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने PCS, ठीक है, पीसेस हो गया, कंट्रोल A, सेव हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बैक, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ग्रुप। मान लीजिए स्टॉक ग्रुप एक बनाया हमने, ग्रुप A, ठीक है, और यहाँ पर हम इसके लिए जीएसटी डिटेल को यहाँ पर आप देख सकते हैं दे रहा है सेट अल्टर, तो हम ग्रुप A के लिए जीएसटी डिटेल को सेट कर देते हैं, यस कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, आपको क्लासिफिकेशन को ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देना है, क्योंकि ये हमारा टैक्सेबल रहेगा, और इसमें ये बताना है कि इंटीग्रेटेड टैक्स कितने % लगेगा, मतलब किस स्लैब में रहेगा, इसमें जो आने वाले आइटम है वो किस स्लैब में रहेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे ये हमारे रहेंगे 12% स्लैब में, तो हमने 12% दे दिया और इसे यस कर दिया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हम एक और ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप B, और इस ग्रुप में भी हम जीएसटी को सेट अल्टर कर देते हैं, और जीएसटी डिटेल को सेट अल्टर करने के बाद यहाँ पर हम इसे टैक्सेबल कर लेंगे, और यहाँ पर हम रेट दे देंगे, जैसे 5% वाले प्रोडक्ट इसमें आएंगे ग्रुप B में, ठीक है। एक बना लेते हैं ग्रुप C, या फिर रहने देते हैं, इसी में कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमने जैसे दे दिया, एक आइटम बनाया हमने A1, ठीक है, जो ग्रुप A का सदस्य रहेगा, ग्रुप A और पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है, अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग जीएसटी को उठाना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट बनाया हमने A2, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो A2 प्रोडक्ट है वो रहेगा तो ग्रुप A में, लेकिन इस प्रोडक्ट पर भी हम जीएसटी को अलग से सेट करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट पर हम दिखाना चाहते हैं जो जीएसटी रेट रहेगा हमारा वो 18% रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, यानी कि जीएसटी आपका कैलकुलेट हो वो किस टाइप से कैलकुलेट होगा, ऑन आइटम रेट पर होगा या फिर ऑन वैल्यू। ऑन वैल्यू हम उन आइटम्स के लिए करते हैं टैक्स को जिनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनके रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1000 रुपये पर पीस आ रहा है या 2000 रुपये पर पीस आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, लेकिन उनकी जो टोटल अमाउंट बन रहा है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ सेवाएं और कुछ वस्तुएं ऐसी रखी गई हैं जिनमें उनकी रेट पर टैक्स बढ़ जाता है, घट जाता है। जैसे अगर जूते की बात करें तो जूते पे 1000 रुपये के अगर जूते खरीदते हैं तो वो शायद मुझे जहाँ तक याद है 12% टैक्स रहता है, लेकिन 1000 से ऊपर के जो जूते खरीदते हैं 18%, ऐसा कुछ है, मुझे क्लियरली याद नहीं है अभी टैक्स डिटेल्स कि किस तरीके से। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर कोई है आइटम जिस पर आपको रेट के हिसाब से लगाना है तो आप ऑन रेट सेलेक्ट करेंगे, ऑन आइटम रेट, अदरवाइज आप ऑन वैल्यू। अभी फिलहाल हम ऑन वैल्यू को देख लेते हैं, बाद में हम ऑन रेट को भी सेट करेंगे। तो ऑन वैल्यू हमने सेट किया ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर हमने दिखाया इसे टैक्सेबल, और यहाँ पर रेट डाल देना है, जैसे हमने डाल दिया 28% का इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। गुड्स में दिखा दिया और उस कंट्रोल ये दबा दिया, तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया। अब ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में हमने एक आइटम दिखाया B1, और इस आइटम पर हमने टैक्स यहाँ पर ग्रुप बी में डाल दिया इसे, और इस आइटम पर हमें टैक्स सेट नहीं करना है, कंट्रोल A कर दिया, सेव कर दिया, और एक बनाया B2, ठीक है। B2 प्रोडक्ट मान के चलते हैं हम ग्रुप बी का है, लेकिन इसमें हम टैक्स अलग से सेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने सेट किया ऑन आइटम रेट, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं ऑन आइटम रेट में क्या होता है। अब यहाँ पर ऑन आइटम रेट में कुछ आपसे पूछ रहा है, कंसीडर एडिशनल एक्सपेंस इनकम और स्लैब रेट कैलकुलेशन, तो इसे फिलहाल हम नो बना रहने देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने अप टू, यानी 0 से ज़्यादा लेकिन कितने तक का अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो किस रेट पर, किस टैक्स रेट पर लगेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं, अगर उसका रेट 1000 तक है पर पीस, तो उसके लिए जो टैक्सेबल रहेगा, जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा हमारा 3%, ठीक है। और रेट जो इसमें लगना है 3% का 100% लेना है, वैल्यू 100% पे लगाना है, ठीक है। अगर 1000 से ऊपर का रेंज आ रहा है, यानी कि 1000 से ज़्यादा का कोई
प्रोडक्ट, तो उस पर हम चाहते हैं, अभी हमने इसमें ऊपर का रेंज नहीं दिया, 1000 से कितना भी ज़्यादा का प्रोडक्ट हो, लेकिन उसका जो टैक्स रेट रहेगा वो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पर एंटर दबा के आगे बढ़ गए और यहाँ पर दिखा दिया कितने परसेंट लगेगा, तो हमने दिखा दिया यहाँ पर उस पर लगेगा 5%, ठीक है 5%। और यहाँ पर बता दिया कि जो टोटल वैल्यू है उस 100% वैल्यू पर ये टैक्स लगना है। ऐसा नहीं है कि केवल 1000 रुपये पर लगा दिया बाकी का छोड़ दिया। मान लो उसने 5 पीस खरीदे 5000 रुपये के, तो आपने केवल 1000 रुपये पर लगा दिया, बस हो गया। नहीं, लगाना मैं पूरे 5000 पे, लेकिन पर पीस रेट 1000 रुपये है तो 3% लगाएंगे, और 1000 रुपये से ज़्यादा पर पीस रेट है तो 5% टैक्स लगाएंगे। तो इसके हिसाब से हमने इसे कंप्लीट कर दिया गुड्स, और उसके बाद हमने इंटर दबा के इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अब इनको देखते हैं हम सेल करके, ठीक है। अभी मैंने HSN सेट नहीं किया है, मैं आगे आपको HSN कैसे सेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, बाउचर में आना है। सबसे पहले हम करते हैं सामान को परचेज, क्योंकि परचेज के बिना हम सामान को सेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परचेज किया इस सामान को, कैश नगद परचेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम डाल देना है जिस व्यक्ति से आपने परचेज किया है, जैसे हमने डाल दिया आकाश, ठीक है। देन उसका एड्रेस आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए हमने ख़रीदा है, ये कहीं बाहर का है, पंजाब का है, और ये रेगुलर में रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें नहीं पता है। परचेज डाला। अब यहाँ पर हम आइटम दिखाएंगे क्या ख़रीदा, इससे हमने ख़रीदा है A1 आइटम, और यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें जो ट्रैकिंग नंबर वगैरह है वो आप डालना चाहते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर दिया हमने। क्वांटिटी कितना है तो हमने दिखा दिया इसका कितना पीस रहेगा, हमारे पास 5 पीस रहेगा, ठीक है। या फिर मान लो हमने दिखाया 10 पीस खरीदा और प्रत्येक पीस हमारा 5000 रुपये पर पीस के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। और सेम हमने इसे एंड लिस्ट कर दिया, यही प्रोडक्ट रहा हमारा, ठीक है। A1 खरीदा इससे। इसके बाद चूंकि ये हम बाहर से खरीद रहे हैं, दूसरे स्टेट का है, तो हम इस पर लगाएंगे IGST। तो हमने IGST सेलेक्ट किया, जैसे ही IGST सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देखिएगा IGST का अपने आप से कैलकुलेशन होकर आ गया कि कितने % इस पर IGST लगा। इसके बाद हमने कंट्रोल E करके इसे सेव कर दिया, हमारे पास A1 प्रोडक्ट परचेज होकर आ गया है। कुछ और प्रोडक्ट्स को भी हम परचेज कर लेते हैं, यहाँ पर कैश दिखाया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने कैश की बजाय कोई और नाम यहाँ पर दिखा दिया, जैसे निखिल, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही मान लो ख़रीदा है ये हमने, तो इसे हमने दिखा दिया रेगुलर से ख़रीदा है, और परचेज़, और यहाँ पर हमने आइटम दिखा दिया, जैसे हमारा A2 आइटम ख़रीदा है, और इसका जो रेट, इसके जो पीसेस ख़रीदे हैं वो हमने 15 ख़रीदे हैं। पर पीस जो रेट है वो 1250 रुपये है इसका, ठीक है। और यहाँ से एंड कर दिया, और इसके बाद हमने दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट किया, B1, ये भी हमने ख़रीदा है। यहाँ से B1 B2 को भी परचेज़ कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, तो जैसे हमने दिखा दिया 10 पीस ख़रीदा है, इसका रेट है 999 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हमने एंड लिस्ट कर दिया। एक और प्रोडक्ट हम दिखा देते हैं B2 को यहाँ पर दिखाया, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर दिखाया B2 के 10 पीस लिए हैं, और इसका जो रेट है वो हमारा 1000 रुपये पर पीस का है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसे एंड लिस्ट कर दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर इसका हम रेट थोड़ा B2 का चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, B2 का चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा रेट, इसको हम रखते हैं 900 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर टैक्स। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, हमने सेम उत्तर प्रदेश से ही खरीदा है और कंपनी भी हमारी उत्तर प्रदेश में है, तो हमें लगाना होगा CGST जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया, और सेम SGST लगाना है तो SGST सिलेक्ट किया, वो भी कैलकुलेट होके आ गया। आप देख सकते हैं दोनों के अमाउंट बराबर हैं, CGST SGST, ये दोनों IGST के आधे आधे हैं। अगर हम IGST में एप्लीकेबल होता तो इसका जस्ट डबल होता, एक साथ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोल E कर दिया। अब हम करते हैं सामान को सेल, ठीक है। सेल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर F8 बटन दबाएंगे, और यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर बाकी की डिटेल्स को आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पार्टी का नाम डालना है, किससे आपने परचेज़ किया, किसको बेचा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया जैसे अखिल को सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कस्टमर उत्तर प्रदेश का ही है, और उसके बाद हमने दिखाया इसे कंज्यूमर है ये हमारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हमने सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया। अब आइटम हम दिखाते हैं, जैसे हमने A1 को सेल किया, ठीक है। A1 हमने बताया इसने 2 पीस लिए हैं, और इसका रेट हमने लगाया है 6000 रुपये, ठीक है। देन हम नेक्स्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसने A2 भी ख़रीदा है, तो हम A2 को भी दिखा देते हैं। यहाँ पर A2 ख़रीदा है, और A2 के पीस लिए हैं इसने 1, और A2 का हमने दिया है 15
₹2000 पर पीस के हिसाब से। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं इस पर टैक्स। चूँकि ये हमारे सेम स्टेट का है तो हम इस पर लगाएंगे CGST और SGST। तो CGST हो गया और सेम हम लगाते हैं SGST। ठीक है, अब चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको प्रिंट आउट दिखाना चाहता हूं। अगर इस इनवॉइस को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा। Alt P किया और यहाँ पर करंट के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर प्रीव्यू हम देख लेते हैं और उसके बाद हम जूम करते हैं। जैसे ही हम जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा SGST और CGST लगा हुआ है, वो भी दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता रहा है कि SGST और CGST कैसे लगा हुआ है, क्या उसका रेट है। देखिए, टैक्सेबल वैल्यू 12,000 पर जो CGST सेंट्रल टैक्स लगा हुआ वो 6% के हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, और जो A2 वाला प्रोडक्ट है, चूंकि आपको याद होगा मैंने 28% सेट किया था, उसके हिसाब से इस पर 14% SGST और CGST लगा हुआ है। टोटल जो IGST का रेट हो जाएगा इसके लिए 28% हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से टैक्स लगा हुआ है और किस प्रोडक्ट कितने अमाउंट के लिए कितने % लगाया गया है। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर देते हैं। और अब हम देखते हैं आइटम जो हमने सेल करना है B2 को, जो कि हमने ऑन आइटम रेट पर रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ नाम डाल देते हैं पार्टी का और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये पार्टी हमारी बाहर की है। ठीक है, तेलंगाना हमने दिखा दिया और ये पार्टी हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर को हमने बेचा हुआ है कुछ सामान। ठीक है, तो हम इसको दिखाते हैं। हमने B2 सेल किया, B2 आइटम जो है हमारा उस पर ऑन आइटम रेट लगाया हुआ है हमने टैक्स, इसलिए उसको दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने एक पीस बेचा और प्रत्येक पीस की इसकी कीमत हमने इसको दी है ₹1100 पर पीस। ठीक है, अब देखिएगा ₹1100 जब हम पर पीस दे रहे हैं तो इस पर जैसे ही हम IGST अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस पर ₹55 IGST आ रहा है। ठीक है, ₹1100, क्योंकि ये 5% की रेट से लग रहा है। आपने यहाँ पे देखा IGST आ रहा है। अब इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमने प्रीव्यू देखा, आप देखिएगा, जूम कर दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स के डिटेल पर हम चलते हैं। टैक्स डिटेल किस तरीके से लिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5% लगाए। अब इस प्रोडक्ट की अगर हम रेट को कम कर दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम रेट को कम करते हैं तो। ठीक है, B2 प्रोडक्ट था। अब इसकी रेट को हम 1100 की बजाय कर देते हैं 1000, सिर्फ 1000 कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर टैक्स चेंज हो गया है। IGST ₹30 आ रहा है, यानी कि जो IGST यहाँ पर लगा हुआ है वो आपका कितना लगा हुआ है, 3% के हिसाब से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं LP करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा प्रीव्यू में जूम, ये देखिए यहाँ पर IGST जो आपका लगा हुआ है वो 3% की रेट से लगा हुआ है। प्रोडक्ट हमारा सेम है, बस रेट बदलता है, वैसे ही यहाँ पर टैक्स का रेट भी बदल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको अलग अलग प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं। ये था आपका टैक्स से संबंधित डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HSN कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रोडक्ट पर HSN के साथ में हम वर्क करेंगे, कैसे HSN हम अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।